जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका श्रेष्ठ रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त। आज का टॉपिक है स्थिर अनुपात का नियम। आज का टॉपिक क्या है? स्थिर अनुपात का नियम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर योर लाइफ एंड आवर लाइफ। ओके, तो जैसे कि आप लोग को द्रव्यमान संरक्षण के नियम से बता दिया गया था कि द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम है। चलो, तो द्रव्यमान को न उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, या एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यही क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। आज हमको पढ़ना स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। आपको ये दिखाई दे रहा है, बात में ही दिखाई दे रहा है। क्या था बाबू? स्थिर, स्थिर या निश्चित, यही ना। चलो, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम। देखिएगा, अनुपात का नियम, अनुपात का नियम, अनुपात का नियम कर दीजिए, चाहे की नियम कर दीजिए, चाहे की नाम कर दीजिए, आपका मर्जी। तो देखिएगा, दूसरा नियम है ना बाबू, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम क्या? स्थिर मतलब क्या हो? चलवा, जौन स्थिर हो, जौन क्या हो, एकदम अस्थाई हो, वह अच्छा है। निश्चित हो, निश्चित मतलब कह सकते हैं कि बाबू लोग कल सूर्योदय 5 बजे से होगा। कितने बजे से होगा? 5 बजे। तो ये बताओ, चला क्या टाइम फिक्स है ना कि सूर्योदय होगा तो कितने बजे से होगा? 5 बजे से होगा। तो निश्चित है कि नहीं है? हम कह सकते हैं कि आज धूप के बाद से, यानी कि दिन के बाद से क्या होगी? रात होगी। तो निश्चित है। चलवा, है कि नहीं है? अगर हम कहें कि अभी हम तुमको आके लतियाएंगे, क्या ये निश्चित है? नहीं, ये निश्चित नहीं है। मन करे तो लतिया भी सकते हैं, अब मन करे तो मार मार लतियाएंगे, पकड़ झूठा नहीं लाएंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये तो मेरे ऊपर निर्भर कर रहा है ना। तो देखिएगा, जो निश्चित, इसका कहने का मतलब है चला कि जो अटल हो, जिसे टाला नहीं जा सकता, वही क्या कहलाता है? निश्चित होता। जैसे कि अगर इसकी बात करें चला, तो J.L. प्राउस्ट एक वैज्ञानिक थे, J.L. प्राउस्ट। इसके विषय में लिख दे रहे हैं। क्या नाम था बाबू उनका? J.L. प्राउस्ट। क्या नाम था उनका? J.L. प्राउस्ट। प्राउस्ट, समझ रहे हैं? J.L. प्राउस्ट, जो कि स्थिर या निश्चित अनुपात के विषय में सन 1700, कितना बाबू? सन 1799 ईस्वी में। कब बताए थे? सन 1799 ईस्वी में बताए थे। उनका नियम ये था कि किसी भी यौगिकों का निर्माण, किसी भी यौगिकों का निर्माण एक निश्चित अनुपात में होता है। समझ रहे हैं? कह सकते हैं कि अगर हम जल का निर्माण कर रहे हैं, या जल के साथ अमोनिया ही ले लीजिए, अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं, तो उसका निर्माण अगर होगा तो एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही होगा। तो उन्होंने बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के द्रव्यमान को एक निश्चित अनुपात में या स्थिर अनुपात में क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो उससे जो पदार्थ बनता है, उसी पदार्थ को, थ्योरी को ही उन्होंने क्या बताया था? चलो, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। समझ रहे हैं? स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो पदार्थ आप मिलाएंगे, उसको किस में मिलाना होगा? चलवा, ग्राम में। यानी कि आप जैसे कि मान लीजिए कि जल का निर्माण कर रहे हैं ना, जल का किसका निर्माण कर रहे हैं? चला, जल। आप लोगों को बताया गया था कि अगर जल का निर्माण करेंगे तो कितने के अनुपात में होना चाहिए? चलो, एक संबंधी, कितने के अनुपात में? एक संबंधी 8 के अनुपात में। कितने के अनुपात में? एक संबंधी 8 के अनुपात में। जैसे कि मान लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जल का हम निर्माण कर रहे हैं तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। तो इसमें हमको क्या लेना है? चलो, एक होता है परमाणु क्रमांक, एक होता है परमाणु भार, एक होता है द्रव्यमान संख्या। क्या होता है बाबू? द्रव्यमान संख्या, जो कि आगे आप लोग को शुरू हो गया है तो आगे अब मिलेगा ही। क्या होता है परमाणु क्रमांक, क्या होता है परमाणु भार, और क्या होता है द्रव्यमान संख्या। समझ रहे हैं ना? तो जैसे कि अगर जल की बात करें चलवा, तो जल की अगर हम निर्माण करते हैं तो हाइड्रोजन का कितना अणु होना चाहिए? 2 अणु। हाइड्रोजन का कितना अणु? चलवा, 2 अणु। हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का कितना अणु? चलवा, 1 अणु। अर्थात अणु की बात करें तो जो जल का निर्माण होता है कितने के अनुपात में होता है? चलवा, 2 संबंधी 1 के अनुपात में होता है। लेकिन यह अनुपात किसके रूप में? तो अणु के रूप में। किसके रूप में? चलवा, अणु के रूप में। लेकिन अगर परमाणु भार की बात करें, किसका बात करें? चलवा, परमाणु भार। तो देखिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? चलवा, 1 होता है। और ऑक्सीजन का देखिएगा, परमाणु क्रमांक से पहले लीजिए,
अगर ऑक्सीजन का हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है चलवा 1, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, होता है कि नहीं होता है चलवा। लेकिन एक बात बताओ, इसमें अगर परमाणु भार से लेके जा रहे हो तो ध्यान से सुनना बाबू, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होगा, परमाणु क्रमांक भी 1, तो परमाणु भार 1 होगा चलवा, तो इसमें कितना हाइड्रोजन है 2, देख रहे हो कितने ग्राम है चलवा 2 ग्राम हाइड्रोजन। इसमें ऑक्सीजन कितना है, इसका परमाणु भार कितना होता है 16 होता है। तो अगर इसको हम परस्पर तोड़ें तो कैसे तोड़ सकते हैं चलवा, 2/16 के रूप में तोड़ेंगे तो 2 के नाम 2 8 16, यानी कि एक संबंध 8 के अनुपात में मिल रहा है। यस या नो बाबू, जो कि यहाँ पर दिया है कि अगर हम जल का निर्माण करेंगे तो कितने अनुपात में होना चाहिए चलवा, एक संबंधी 8 के अनुपात में होना चाहिए। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि अगर हम किसी भी यौगिकों का निर्माण करें, किसकी बात कर रहे हैं बाबू, अगर किसी भी यौगिकों को निर्माण करें तो एक निश्चित तथा स्थिर अनुपात में अगर उसको मिलाएंगे तो पदार्थ का निर्माण होगा, अन्यथा पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। अगर यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन बनता कि सर जैसे कि आप लिखें यहाँ पर H2O, चूँकि यानी कि इसका निर्माण हो रहा है तो कितने संबंधे के, एक संबंधे 8 के अनुपात में हो रहा है ना। लेकिन आप चाहें तो आप क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते थे, हमसे पूछ सकते थे कि सर अगर यहीं पे हाइड्रोजन को H3O रख दे रहे हैं तो क्या ये जल का निर्माण नहीं करेगा। तो हम बोलते हैं कि चला यह जल का निर्माण तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, यह हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा चलवा, हाइड्रोनियम आयन की जब आप कक्षा 10 में अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ेंगे तो उस समय ये साथ देगा। किसका निर्माण करेगा चलवा, हाइड्रोनियम आयन का, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए यह H3O से हम किसका निर्माण कर सकते हैं, जल का निर्माण कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते है। समझ में यह क्या था बाबू, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। अगर इसका परिभाषा की बात करें तो परिभाषा तो परिभाषा की बात किया जा रहा था ना चला, किसका बात किया जा रहा था, परिभाषा का। तो परिभाषा क्या होगा, प्रत्येक रासायनिक यौगिक, क्या, प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, समझ रहे हैं, प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे वह किसी भी विधि से बनाया जाए या प्राप्त किया जाए, उनका द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में क्या होता है, संयुक्त होता है। परिभाषा एक बार और सुन लीजिएगा, प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे वह किसी भी विधि से बनाया जाए, क्या कहे हैं, प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे वह किसी भी विधि से बनाया जाए या प्राप्त किया जाए, उनका द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में क्या होता है, संयुक्त होता है। इसी को हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। जैसे कि जल का निर्माण, H2O का निर्माण, जल का निर्माण कैसे होता है, तो एक संबंधे 8 के अनुपात में होता है। अमोनिया की बात करें तो NH3, किसकी बात करें चला, NH3, यानी कि अमोनिया की बात करें, सॉरी नहीं NH3 अमोनियम हो जाएगा वो। अगर इसका भी बात करें तो इसका भी निर्माण कैसे होगा चलवा, तो एक निश्चित अनुपात में होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी निर्माण करें तो एक निश्चित अनुपात में होगा, अर्थात उसको किसी भी विधि से क्यों ना बना ले चलवा, समझ रहे हो, चाहे हमारी मर्जी, चाहे उसको प्रयोगशाला विधि बनाएं, औद्योगिकी विधि बनाएं, चाहे रासायनिक विधि बनाएं, चाहे भौतिकी विधि से क्यों ना प्राप्त करें, समझ रहे हो, किसी भी विधि से प्राप्त करें, उससे का जो मान प्राप्त होगा, जो उसमें द्रव्यमानों की संख्या लोगे एक निश्चित अनुपात में लोगे, यानी कि एक निश्चित अनुपात को संयुक्त करके ही किसका निर्माण को चलवा, उस रासायनिक पदार्थ का, यानी कि उस रासायनिक यौगिक का निर्माण करोगे। उसी को हम क्या कहते हैं, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है, क्या पूरा समझ में आ गया, इस पर कुछ सवाल हल कर लिया जाए। चलिए चलिए इस सवाल को पहले आप लोग कॉपी पे उतार लीजिए, उसके साथ मेरे साथ इसको लगाना शुरू कीजिए। कह रहा है कि 0, यहाँ देखिएगा दशमलव है, क्या है बाबू, 0.8585 ग्राम सोडियम क्लोराइड से कितने ग्राम सिल्वर नाइट्रेट, कितने ग्राम सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करेगी, 0.85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट तथा 1.435 ग्राम सिल्वर, यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हो। तो ये बताओ चला, क्या इस प्रश्न को देखकर हमको कोई क्या कुछ मिल रहा है, कुछ हमको समझ में आ रहा है इस प्रश्न को देखकर, नहीं ना। तो एक काम करो ना, सबसे पहले इसको रिएक्शन में लाओ,
किस में लाओ चला, रिएक्शन में, सबसे आसान हो जाएगा। अब इसको क्या कर रहे हो, रिएक्शन में ला रहे हो। तो अगर इसको हम रिएक्शन में लाएं तो सबसे पहले हमको क्या लेना है चलवा, कर से सोडियम क्लोराइड से कितने ग्राम सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है चलवा, AgNO3। वेरी गुड। अब प्लस अभिक्रिया करे कि कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करे कि क्या मिलना चाहिए चलवा, तो इसके साथ हमको क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड ले लीजिए NaCl। अब प्लस परस्पर अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा चला, तो लंबे के लंबे लगे आप लोग का हम पढ़ाए भी हैं और बताए भी हैं। अगर आप लोग को न समझ में आए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर चाहिए। देखिए कि रासायनिक संयोग का नियम क्या है, रासायनिक को कैसे संयोग करते हैं, यानी कि सूत्र को कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है ना बाबू। तो सबसे पहले देखिएगा लंबे के लंबे और लगे के लगे, तो इसमें देखो चलो सोडियम क्लोरीन है लंबे और सिल्वर है क्या, तो इसको अगर एक पास ला दे रहे हो तो AgCl का निर्माण कर देगा। यस या नो बाबू। अब यहाँ पर लगे के लगे में क्या बचा रहा है आपका, सोडियम बचा रहा है और नाइट्रेट यानी कि नाइट्रेट बचा रहा है। तो यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, NaNO3। यस या नो, यस या नो। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा अगर परस्पर सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बना देता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का क्या करता है बाबू, निर्माण कर देता है। यही पहले तो हमको रिएक्शन दे दिए ना। अब देखिए तो क्या कह रहा है कि कितना ग्राम सोडियम क्लोराइड होना चाहिए बाबू, 0.585। तो सोडियम क्लोराइड है ये ना है, तो इसके साथ पे हमको कितना रखना होगा बाबू, 0.8, देखिएगा 0.585 है ना, तो 0.585 रख दिए। क्या इसका मान हमको मालूम है बाबू, नहीं। देखिए पूछ रहा है, कह रहा है कि कितने ग्राम सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या है बाबू, AgNO3। यानी कि इसके जगह पर अगर हम X मान ले रहे हैं, बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब परस्पर उत्पाद करेंगे तो देखिएगा सिल्वर क्लोराइड का मान कितना दिया इसमें, देखिए 1.435। तो यहाँ पे रख सकते हैं क्या, 1 कितना बाबू, 1.435 प्लस होगा, प्लस अब देखिएगा हमको इसका भी मान दिया होगा, कितना मान दिया, सिल्वर यानी कि सोडियम नाइट्रेट का मान देखिएगा तो कितना दिया बाबू, 0.85 ग्राम। तो यहाँ पे रख सकते हैं 0.85 ग्राम। यस या नो। क्या आप लोग को ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो हम जानते हैं चलवा कि एक हम सूत्र पढ़ें द्रव्यमान संरक्षण का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। उसमें क्या कहा है, हम चाहे यौगिकों को किसी भी विधि से क्यों ना बनाएं, उसके जो द्रव्यमानों का योग होगा वो क्या होगा, संयोग होगा कि नहीं होगा चलवा। अर्थात अगर इसको हम परस्पर जोड़ दें, ठीक है बाबू, यानी कि इसको और इसको परस्पर जोड़ दें और इसको परस्पर, देखिएगा ये प्लस में है ना, तो इसको पहले ऐसे रख दीजिए x प्लस 0.8, देखिए 5, देखिएगा 5, 8, 5, ये परस्पर इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू, जोड़ रहे हैं। तो इससे कि दशमलव के बाद से कोई स्थान नहीं, तो 0 अपने पास से बढ़ा सकते हैं क्योंकि 3 स्थान इधर है। यस या नो। तो 0 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बाबू लोग, 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 का 0। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा बाबू। अब 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8, तो 5 3 8। यस या नो। उसके बाद से 8 और 4 है, तो 8 4 12 का 2 हासिल होगा। अब ये बताइए 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा चलवा, 1 और 1 हासिल है, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी कि कितना मिला बाबू, 2.285। ये बताइए प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर हम क्या रख सकते हैं बाबू, प्लस बराबर कर देना, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। हाई गिफ्ट का चिन्ह हटा दे रहे हैं, तो 2.285 माइनस 0.585 होगा क्या। अब इसमें से इसको घटा के देखिए तो x बराबर कितना मिल रहा है, देखिएगा 0.3 स्थान पे है और 0.3 स्थान पे भी है, तो 0 बढ़ाना या घटाना की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए 5 में से 5 जा कितना बचेगा चलो, यहाँ 5 में 8 में से 8 जा कितना बचेगा बाबू, 0। अब यहाँ कितना बचा, 2, तो 2 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 1 हासिल इससे ले लेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा चलो 12। कितना हो जाएगा 12। अब 12 में से 5 जाए कितना बचेगा, 7। वेरी गुड, 7 हो गया। देखिएगा हम बराबर और इधर कर दे रहे हैं, हो गया। अब ये बताइए यहाँ पे कितना बचा, 1, और 1 में से इधर 0, 1 में से 0 जा कितना बचेगा, 1। और दशमलव कितने स्थान पे चलवा, 3 स्थान पे, तो 1 2 है 3। यानी कि कितने ग्राम हमको लेना होगा बाबू,
यानी कि 1.700 ग्राम अगर हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं परस्पर सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा बाबू, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो, अतः AgNO3 है ना बाबू। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, AgNO3 को परस्पर कितने ग्राम ले चलवा, 1.700 ग्राम। जीरो नहीं रख रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 ग्राम अगर हम क्या रख रहे हैं, रख ले रहे हैं, तो परस्पर हम क्या हो जाएगा बाबू, परस्पर हमको उत्पाद स्वरूप सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पुनः रिवाइंड करें और उसको देखें। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि इसके इस पे सॉरी बोर्ड पे आपको सवाल एक दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि 3.4 ग्राम सोडियम सिल्वर नाइट्रेट को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। कितने ग्राम? 100 ग्राम जल में घोला जाता है तथा 1.170 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में घोलकर दोनों को एक साथ क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। तो कह रहा है जिसमें 2.870 ग्राम क्या प्राप्त हो रहा है, सोडियम सिल्वर क्लोराइड तथा 1.70 ग्राम सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो कह रहा है प्रश्न कि इस प्रयोग द्वारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि कीजिए। अगर वास्तव में आप सवाल समझे होंगे तो इसका प्रश्न कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कहा जाता है, मैं बार बार कहता हूँ कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोई भी एक ऐसा चीज़ नहीं है जिसे आप न कर सकें, और नहीं सीखना चाहते हैं तो भाई उसके लिए तो कोई दवा ही नहीं है। ठीक है ना बाबू? तो क्यों ये सवाल देखने में बड़ा है लेकिन वास्तव में ये सवाल बड़ा नहीं है। आपको दोनों तरफ सिद्ध करके दिखा देना है कि दोनों का द्रव्यमान सेम है, अर्थात जो यहाँ पे मान लीजिए अभिकारक होगा, इधर क्या होगा, उत्पाद होगा। अगर इधर भी 100 ग्राम के बराबर आ गया, इधर भी 100 ग्राम, ये नहीं है कि 100 ग्राम ही आएगा, लेकिन दोनों तरफ की अगर मात्रा आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई, तो सिद्ध हो गया कि यही द्रव्यमान संरक्षण का क्या है, नियम है। बस पुष्टि हो गई। अगर देखिएगा इधर मान लीजिए कि 3.45 कुछ ग्राम आ रहा है, इधर 3.54 कुछ ग्राम आया, तो दोनों क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम की क्या हो गई, पुष्टि हो गई। समझ रहे हैं? बस यही करना है, कुछ करना नहीं है। जितना अभिकारक की संख्या है उतना ही क्या होनी चाहिए, उत्पाद की संख्या होनी चाहिए। यही क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की क्या हो जाएगी, पुष्टि। अगर वास्तव में आपको पढ़ना है तो इसका परिभाषा जरूर लिखिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं और स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं आपका इंतजार करूंगा, आपके नाम की लेने, आपको नाम यहाँ पे संबोधित करने के लिए। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इंतजार करूंगा प्रश्न को देखने के लिए। टॉपिक का शुरुआत कर दिया जा रहा है, चूंकि परमाणु के विषय में आपको बता दिया गया है, लेकिन परमाणु के विषय में एक बार और परिभाषा जान लीजिए कि परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु किसी पदार्थ का क्या होता है, सबसे सूक्ष्म कण होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। देखो से चला, इस संसार में कोनो ऐसा चीज नहीं बनो जौन के अपवाद न होके, जौन के अपवाद न होके। परमाणु का अपवाद आ जाता है, कुछ तत्व आ जाते हैं, जैसे कि क्रिप्टॉन हो जाएगा, जिनान हो जाएगा, नियान हो जाएगा। किस किस की बात किया चलवा, देखिएगा परमाणु में कौन से बाबू, परमाणु के अपवाद। परमाणु के अपवाद स्वरूप हमेशा याद रखिएगा, अपवाद यहाँ पे लिख दे रहा है, परमाणु का अपवाद। परमाणु का अपवाद आता है चलवा, नियान आ जाएगा, ठीक है ना, जिरान आ जाएगा, क्रिप्टॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रिप्टॉन आ जाएगा। समझ रहे हैं? किसका किसका बात किया चला, आर्गन। किसकी बात करें चलवा, आर्गन। बस इतना ही, ज़्यादा फोकस नहीं है इस पर, लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, यह है अक्रिय धातु। क्या है बाबू, अक्रिय, अर्थात ई कौनों से क्रियो नहीं करिए, सो नहीं कहा जाता है। छुट्टा साढ़ के नाम सुनो चलवा, छुट्टा साढ़। ससुरा के बांध के रखो तबो कोनो फायदा नहीं, आ छोड़ के रखो तबो कोनो फायदा नहीं, है ना बाबू। काहे से कि उ कहीं रही का रही बाबू, छुट्टे रही, स्वतंत्र रही। अगर ओके बांध के रखो तो लोग सोचो कि चलो हम अपने खेते में काम करवा दी, तो पटक पटक के वही मार दी। हक है कि नहीं है चलवा, क्योंकि शुरू से आज़ाद रहा ओकरे पास पावर बहुत ज़्यादा है कि नहीं है। तो सेम टू सेम प्रोसेस हम किसकी बात करें तो नियान, जिरान, क्रिप्टॉन और आर्गन। हाँ, तो किसकी बात कर रहे थे चलवा, नियान, जिरान, क्रिप्टॉन और आर्गन। ये ऐसा तत्व है ना बाबू, ये स्वतंत्र रहे चाहे न रहे, लेकिन कोनो मतलबे नहीं बा। पूछो कहाँ है एक परमाणु स्वतंत्र रहे चाहे परतंत्र रहे, कोनो मतलबे नहीं बा। पूछो कहाँ चलवा, कहाँ से कि ससुरा हमेशा स्वतंत्र रहेला,
इसका मतलब ये कौन से क्रिया नहीं करी, कौन से क्रिया नहीं करी। ये किसका अपवाद है चलवा, परमाणु का अपवाद है। परमाणु का अपवाद क्या है चलवा कि परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। स्वतंत्र अवस्था में रहने से कौन अवस्था में चलवा, आई बताओ स्वतंत्र अवस्था में रोही की क्या कर ली, कुछ कर पाई, कौन से क्रिया नहीं करी, तेकर रहल न रहल कोनो बात बराबर है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से क्या कहें बाबू, ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। परमाणु हमेशा क्या कहता है कि हम स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेंगे किंतु रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेंगे, भाग लेंगे। लेकिन हाँ, ये अपवाद बन जाता, क्या कहता कि हम कुछ हो जाए, हमारी मर्जी चाहे हम कुछ करी, तू क्या वो बोले वाला नहीं कहते। चलो कोनो घुमक्कड़ वाला टोला बगल के बाबू तन बैठ के पढ़ लेते, बोलिए मत जाके अपन लेके डटी हो, हम घूमी चाहे कुछ करी, तू क्या वो बोले वाला होता है कि नहीं होता है। चलो डायरेक्ट कह देगा। तो वही तरीके घुमक्कड़ा है, ससुरा कोनो संगे जेबे नहीं करी, कोनो संगे रहबे नहीं करी। हम कह सकते हैं ना कि साधारण भाषा में हमेशा याद रखना ना, ये कौन सी चलवा, छठुआ है। तो छठुआ में कौन कौन आ जाला, नियान, क्रिप्टान, नियान, जेरान, क्रिप्टान और आर्गन। ये कौन सी है बाबू, छठुआ है। किसका छठुआ है, परमाणु के अपवाद है। समझ गए, इस स्वतंत्र अवस्था में रहे चाहे न रहे, परमाणु से कोनो मतलब है नहीं। बा कैसे कि परमाणु कब क्रिया करी ना, और जब क्रिया करी ना तो बल्ब देखो, बल्ब हाइड्रोजन वाला देखो चलवा, लाल में जोन जलता है बल्ब, पहले जोन है एलईडी को छोड़कर पहले जोन लाता है बजाज वाला, उसमें क्या डाला जाता था चलवा, हाँ ये डाला जाता था नियान चाहे हीलियम। समझ रहे हो ना, यह निष्क्रिय गैस हैं चला, ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए यह स्वतंत्र रहे चाहे न रहे, हमको कोई मतलब नहीं। समझ रहे हैं। तो कुछ परमाणु के गुण हमको जानना जरूरत है। आखिर में हम परमाणु के विषय में पढ़ रहे हैं, तो परमाणु के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो परमाणु का पहला गुण होता है चलवा, यहाँ पे देखो लिखे हैं, परमाणु आकार में सूक्ष्म तथा उदासीन होता है। उदासीन का मतलब हो जाएगा कि यह किसी से कोई मतलब नहीं, न इसके पास कोई आवेश है और न ही धनावेशित है न ऋणावेशित है। उदासीन का मतलब क्या हो जाएगा, आवेशहीन। अर्थात हम क्या कहें चलवा कि परमाणु आकार में सूक्ष्म तथा उदासीन होता है, इसके पास कोई आवेश नहीं होता, स्वतः कोई आवेश नहीं होता, रगड़ोगे तो आवेश आ ही जाएगा। और अधिकांश तत्वों में परमाणु बहुत क्रियाशील तथा एकल परमाणु के रूप में नहीं होते हैं। देखिए बाबू, परमाणु के विषय में जब हम पढ़ेंगे ना, तो एकल परमाणु के विषय में पढ़ेंगे, एक द्विपरमाणु के विषय में पढ़ेंगे। जो कि एकल परमाणु होता है तो वह अकेले कब्बू नहीं देखोगे चलवा, कौनो रिएक्शन करोगे ना, अब आगे रिएक्शन मिलेगा ही, तो पूरे रिएक्शन में तुम लोग कभी भी हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को और क्लोरीन को खड़े खड़े नहीं देखोगे। खड़े खड़े तो रहेगा लेकिन अकेले नहीं रहेगा। अर्थात देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने, हाइड्रोजन के तो एक के क्या है चलवा, एक के हाइड्रोजन एक है, लेकिन इसके कितने परमाणु हैं, दो गो। कितने परमाणु हैं, दो गो। क्या यह स्वतंत्र अवस्था में है, नहीं, किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन क्या अकेले है चलवा, नहीं है, क्या स्वतंत्र है, नहीं, किसी न किसी के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। उसी तरह से क्लोरीन ले लो, क्या अकेले है चलवा, नहीं, या किसी न किसी के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसलिए हम क्या लिखवाएं, देखिएगा, अधिकांश तत्वों के परमाणु क्या लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, यानी कि अधिकांश तत्वों के परमाणु बहुत क्या होती हैं, क्रियाशील होती है तथा ये एकल परमाणु के रूप में नहीं रह सकती हैं। अर्थात ये अकेले कभी नहीं रहेगा। लेकिन कुछ अपवाद एक और मिल जाता है कि यहाँ पे देखो, बहुत से तत्व परमाणु एकल परमाणु के रूप में होते हैं। देखिए क्या कहें, बहुत से तत्वों के परमाणु एकल के रूप में कभी नहीं रहते हैं। और यहाँ पे जस्ट मैं ही खुद लिखवा रहा हूँ कि बहुत से तत्वों के परमाणु एकल परमाणु के रूप में होते हैं। जैसे कि उदाहरण में क्या लिख सकते हैं चलवा, हीलियम, नियान, सिल्वर, सोडियम और कापर। देख रहे हो, यह हमेशा क्या रहेगा चलवा, खड़े खड़े रहिए, अकेले रही, कोनो मतलब नहीं है हमारे भाई, ये नहीं हम अकेला होता है। समझ रहे हो चलवा, कौन कहता है, नियान कही, हीलियम कही, सिल्वर कही, सोडियम कही और देखो से चलवा, कक्षा 10 में मेरे बच्चा एक पढ़ता था जिसका नाम था, नाम तो नहीं कंफर्म है लेकिन मैं उसका नाम रखा था हीलियम। क्या नाम रखा था चलवा, हीलियम। और उसके भाई का नाम रखा था हाइड्रोजन। समझ रहे हो, एक का नाम हीलियम, एक का नाम हाइड्रोजन। तो जो हीलियम था वो हाइड्रोजन से पढ़ता ही नहीं था, वो कहता था अ, तू कह ख। समझ रहे हो, ये कहे क, तू कहे आज्ञा। समझ रहे हो, उन दोनों में ससुरा एक को क्षण पड़ता ही नहीं था, एक पल भी नहीं पड़ता था। समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि हीलियम सदैव क्या कहता है, हम अकेले रहेंगे। हाइड्रोजन कहता है ना रे बाबू अकेले ना रहे चाहिए। देख रहे हो, हाइड्रोजन क्या कहता है, ना रे बाबू अकेले न रही है, कोनो मार दी। हीलियम आ गया, मारी हम कर मारी तो के कला था, चुपचाप रहा तू। समझ रहे हो,
तो इसी तरह से हीलियमो क्या कहता है चलवा कि हम सदैव क्या रहेंगे, अकेले। हाइड्रोजनों क्या कहता था, दोस्ती बना के रखो। क्या बना के रखो, दोस्ती। तो देखो हेकर हाइड्रोजनवा के दोस्त थे, लेकिन हीलियमो का कोई दोस्त नहीं था। सत्य बात है। चलो वास्तव में मैं बता रहा हूँ कि इससे किसी का पटता ही नहीं था, लेकिन बंदा बहुत सही था, सच्चा दिल का आदमी था। समझ रहे हो चलो। उसी तरह से अगर नियान की बात करें तो इहो एक किल्ले रहे वाला है, नियान नाही हमारे साथ कौनो नाही। समझ रहे हो चलो। सिल्वर, सिल्वर मत जानते हो क्या, पूछो का। चांदी कौन पहनता है, औरतें। कौन पहनता है, औरतें। अकेले औरत न पहन ली सो। हाँ, तो इहो अकेले रहल चाहेला, कौन संगे चलवा, औरतों के साथ। पुरुष के साथ कभी कभी माला काड़ा के रूप में रहता है, यही नहीं रहता है चलवा। उसके बाद से क्या होता है, सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है। चलो सोडियम की विशेषता यह है कि अगर इसको छोड़ दे रहे हैं हम उसी तरह से वायुमंडल में, तो यह उम्फ कर लेगा अपने आप को। इसका मतलब ये हुआ चलवा कि अपने आप जलने लगेगा। समझ रहे हो, क्या होगा बाबू, जलने लगेगा। लिथियम है, लिथियम के बाद से आ जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम के बाद से आ जाएगा सोडियम। इस ससुरा बहुत क्रियाशील धातु है चलवा। इसी तरह से हम लोग प्रयोगशाला में घुसे थे, लोग प्रयोग कर रहे थे। लोग एगो का किया था, टुकड़वा तोड़ के या थैली में धर लिया था और उसको बढ़िया से कवर कर लिया था। वो नहीं जानता था ना कि बहुत तेज क्रिया करला वायुमंडल में आते हैं। और 2-3 मिनट रखा चलवा, बाहर निकलते समय जब जाके डेस्क पे बैठ जा रहा है, प्रयोग कर लिए हम लोग, और जाके डेस्क पे बैठ जा रहा है तो उसका पूरा ही थैलिया जल जा रहा है। ठीक है ना चलवा, पूरा अपने आप जलने लगा। तो जलने लगा तरी कहाँ धुआं मांगता, अब खूब कूदा था, ऐसे से झाड़ा था, हाली निकलेगा तब ना हाथ पीसोगे, तब हाथों जलेगा। हाली डाल के निकाला था चलवा। तब तक तो गुरु जी के भनक लाग गई कि सोडियम चोरैले वाने से। समझ गए चलवा। हाँ, तो बाबू को बड़ी कुटान भाई, समझ गए। तो हम लोग प्रयोगशाला के लिए प्रयोग के लिए लाया गया था। वो ससुरा अनपढ़ था, थोड़ा से कम पढ़ता था। यही कारण है कि उसके विषय में नहीं जानता था कि सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है चला। वायुमंडल के संपर्क में आते ही ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है बाबू, जलने लगता है। समझ रहे हो ना, कौन, सोडियम। लेकिन वो नहीं जानता था ये बात को। यही कारण है कि उसका थैली वैली सब जल गया था, पूरा जांग सब खत्म हो गया था। समझ रहे हो ना। उसी तरह से क्या आ जाएगा चलो, कापर। कापर भी बहुत क्रियाशील धातु है चला। समझ रहे हो, कापर भी क्या होता है, बहुत क्रियाशील धातु है। यह विद्युत का अच्छा सुचालक भी है। विद्युत का क्या बाबू, अच्छा सुचालक है। देखो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक किसको माना जाता है, तो सिल्वर को माना जाता है। यह ससुरा इतना ज़्यादा अच्छा, इतना सुचालक है कि इसमें माना जाता है कि विद्युत का क्षरण दर बहुत नगण्य के बराबर है। अर्थात हम बात करें चलो कि एक तार से अगर विद्युत को लेके जाते हैं ना, तो उसमें प्रतिरोध होता है जो रोकने का कार्य करता है। समझ रहे हो, यानी कि अगर हम भेज रहे हैं यहाँ से 5 वोल्ट की, अगर कह रहे हैं चलो कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से भेज रहे हैं, तो आते आते वहाँ पर 8 एम्पियर की धारा बचती है। लेकिन अगर किसी चांदी के तार में भेज रहे हैं तो 10 एम्पियर की धारा भेज रहे हैं चलवा, तो उसकी एक्यूरेसी 99 समझ रहे हो चलवा, 99.99 रह जाता है। मात्र 0.1% है। कितना परसेंट चलवा, 0.01% ही उसका क्षरण हो पाता है। अन्यथा यह सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है किसका बाबू, करंट का। समझ रहे हो, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त अवस्था में गमन करते हैं, बहुत तेज़ी से गमन करते हैं। लेकिन इसकी सबसे बुरी खासियत है ना बाबू कि जो सिल्वर होता है ना, यह कम ताप में ही तुरंत पिघल जाता है। चांदी का नाम सुना हो ना, यह कम ही ताप देते हैं तो वह क्या होता है, पिघल जाता है। तो ये बताओ, विद्युत धारा प्रवाहित करे तो उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण भी हो रहा है। धारा के साथ साथ ऊर्जा का स्थानांतरण होगा चलवा। तो जब ज़्यादा लोड पड़ेगा तो तारे क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। क्या हो गए बाबू, पिघल जाएंगे। ये इसी कारण है। और यह लागत में बहुत ज़्यादा क्या होता है बाबू, महंगा लगता है। यही कारण है ना कि हम तार के रूप में या विद्युत धारा के रूप में किसका उपयोग नहीं करते हैं, सिल्वर का उपयोग नहीं करते हैं। समझ में आया। सोडियम को आप बता ही दिए। कापर की बात करें चलो, तो कापर विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है, क्योंकि हमेशा आप लोग सुनेंगे कापर का वायर लाइए, कापर का तार लाइए। कापर का तार लगाने से यह क्षरण दर होता है, ये नहीं है कि इसमें क्षरण दर होता है। अगर देखा जाए तो इसमें क्षरण दर चलवा 99% रह जाता है। 99% यानी कि 99 जब तुम्हें 0 रह जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि 1% का क्षरण क्या होता है, कापर के तार में हो जाता है। समझ गए, किसके कारण होता है चलवा। तो कक्षा 10 में आपको पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, विद्युत चैप्टर। उसमें बताया जाएगा विद्युत प्रतिरोध। क्या पढ़ाया जाएगा बाबू, विद्युत प्रतिरोध। तो उसमें बताया जाएगा कि विद्युत का क्षरण कैसे होता है, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे शक्ति एवं सामर्थ्य, समझ रहे हैं ना, विद्युत में, तब उसमें आपको बढ़िया से बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।